आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी। ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम शामिल होने को लेकर कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति कहा, तो अखिलेश यादव ने ईडी को खत्म करने की ही सलाह दे डाली। अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी की जरूरत ही नहीं है, तो बीजेपी ने पलटवार किया कि ये लोग देश में लूट का अधिकार चाहते हैं। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि आखिर क्यों अखिलेश यादव ईडी को खत्म करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की जांच पर विपक्ष को क्यों सियासी आंच लगती है, इस पर आज की महाबहस करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार से लड़ाई, सियासत ईडी पर गरमाई। केवल हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, और राहुल जी जब से ये सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, शहर पूरे सड़क से लेके सदन तक, ये सरकार बौखला गई है। कांग्रेस पर ईडी का एक्शन, अखिलेश को टेंशन। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। ईडी को खत्म क्यों करना चाहते हैं अखिलेश यादव? क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। भ्रष्टाचार की जांच विपक्ष को क्यों लगे सियासी आंच? और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस आज की पूरी डिबेट। तो पहला सवाल जो आपके सामने रख रहे हैं, जो सभी पैनलिस्ट से पूछा जाएगा, वो ये कि भ्रष्टाचार की लड़ाई, सियासत ईडी पर गरमाई। आखिर ईडी की जरूरत ही क्या है, ये भी दलील आई। कांग्रेस पर ईडी का एक्शन, अखिलेश को टेंशन। और सवाल ये भी कि ईडी को खत्म क्यों करना चाहते हैं अखिलेश यादव। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की भी अपनी दलील है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, विजय राठी जी, प्रवक्ता एसपी, सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ईडी। कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे रतिभान त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। एक एक करके बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते चलेंगे। तो शुरुआत शरद त्रिवेदी जी आप ही से कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने दलील दी। एक तरफ तो आपने देखा कि आज देश भर में किस तरह कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ईडी या फिर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है, जो चार्जशीट में नाम आया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि जब एजेंसीज के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को डील करने के लिए पहले से विंग्स हैं, तो ईडी की देश को जरूरत ही नहीं थी। आस्था जी, सबसे पहले तो इसका टेक्निकल एस्पेक्ट हम देख लेते हैं कि ईडी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि फॉरेन, ये पहले आया था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद अब आया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इनकम टैक्स को कोई अथॉरिटी नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज को डील कर सके। इनकम टैक्स जो है कि टैक्स आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसकी जांच करता है। और दूसरी चीज यह है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि किस तरह पैसा आप कैश दे के और कैश जनरेट करके आप फर्जी कंपनियां चला रहे हैं, जो फ्रंट कंपनीज है या फेक कंपनीज है, उनके थ्रू ये सारा पैसा घुमाया जाता है। क्योंकि जो सफेद करना है उसको आप घर बैठ के नहीं कर सकते, तो आपको एक फेक कंपनी बनानी पड़ती है। तो जहां से आपने लूट का माल लिया है उसको सफेद करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे खर्च नहीं कर सकते हैं। ब्लैक पैसा नहीं खर्च हो सकता है, तो उसको व्हाइट करने के लिए फेक कंपनीज बनाई जाती है और उनके थ्रू इस एक फर्जी सेल दिखाई जाती है, कोई फर्जी तरीका दिखाया जाता है कि जिससे पैसे कमाए जा रहे हो उसको करा जा रहा है। और समस्या ये है जो विपक्ष की, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि सुबह होगी। आप 1 मई 1956 में ये कानून बना था, तब से आज तक तो ये खाली विपक्ष को देख रहे थे। क्योंकि हम और जितने थे पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये तो सब विपक्ष में थे। इनको ये नहीं पता था कि पार्टी एक बार सत्ता में आएगी और इनकी पोल खुलेगी। और जो ये कह रहे हैं कि साहब इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने एक नई रीति शुरू करी है कि साहब जब कोई केस फाइल हो तो जाके सीबीआई को घेर लो, ईडी को घेर लो, कोर्ट को घेर लो।
जब गुजरात में माननीय मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को हिरासत में लिया गया था, अमित शाह जी को तो जेल हुई थी, उनको जब इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया तो सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी गए थे, उन्होंने केस लड़ा और बाइज्जत बरी हो गए। अब समस्या ये है कि क्योंकि आप राज परिवार को मत छेड़िए, हम और बाकी जितने दल हैं तो विपक्ष में उनका कोई जीना न जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राज परिवार को जैसे ही आप छेड़ते हैं जो एक एम्पावर्ड डायनेस्टी है, तो फिर ये सारी समस्याएं आके खड़ी हो जाती हैं। ठीक है शरद जी, मैं लौटूंगी आपके पास और विजय राठी जी का रुख कर लेते हैं। विजय राठी जी, दलील ये आई है कि सीबीआई और ईडी, अब चुनावी माहौल में तो खूब आरोप लगे कि इसका मिसयूज हो रहा है या इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या इनके अंतर्गत आने वाले हर केस को फर्जी ठहराया जा सकता है, हर केस को राजनीतिक ठहराया जा सकता है, हर लड़ाई को सियासी बताया जा सकता है? देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, मेरी आवाज आप आ रही है ना, सुन पा रही है ना जी? महाराष्ट्र में जब चुनाव थे, प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के सामने बोला था अजीत पवार जेल जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग मशीन में धुले आज कहां हैं आप जानती हैं। देखिए, ये एक बहुत ही लीडिंग न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है 3 अप्रैल की। इसमें है 23 of 25 अपोजिशन लीडर्स एक्यूज्ड ऑफ करप्शन गोट रिप्रीव आफ्टर ज्वाइनिंग बीजेपी। मतलब 25 ऐसे विपक्ष के नेता जिन पे करप्शन के केस इन्होंने लगाए, ईडी ने लगाए, और 23 ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, और आज वो कहां है? बीजेपी में है। ये मैं नहीं बोल रहा, लीडिंग न्यूज़पेपर है, लीडिंग न्यूज़पेपर। ये इनकी सच्चाई है। अजीत पवार, शुवेंदु अधिकारी और न जाने कितने नाम है। 23 में अगर लिस्ट बोलूंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा। तो देखिए, ईडी क्या है, ईडी का ये पूरा मिसयूज कर रहे हैं। जिस विपक्ष के नेता पे उसको चला दें, अगर वो इतना करप्टेड है तो भारतीय जनता पार्टी में क्यों लेते हैं भाई? तुम्हारी वॉशिंग मशीन ऐसी है कि सारे करप्शन वो धो देती है, इनको नहीं लेना चाहिए ना। ये तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग सामने देख रहे हैं, ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है। उनका जवाब इनके पास होगा? नहीं होगा। और एक चीज और मैं बता दूं, 96% और लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही है 97% जो चार्जेस नेताओं के खिलाफ लगे हैं वो अपोजिशन के लीडर्स हैं। 10 सेकंड। तो क्या मतलब अपोजिशन के लीडर्स ही करप्शन कर रहा? भारतीय जनता पार्टी में कोई करप्शन नहीं कर रहा। और अगर कर भी रहा है अपोजिशन में, तो भारतीय जनता पार्टी में जाते ही वो करप्टेड, वो ईमानदार हो जाता है, वो ऑनेस्ट हो जाता है। इसका जवाब देंगे? ये इसका जवाब नहीं देंगे। डिबेट चाहे 4 दिन कराइए, चाहे 4 साल कराइए, ये इधर उधर की बातें घुमाएंगे। बड़ी टेक्निकल चीजें, फेरा बता दिया, फेमा बताएगा, ये नहीं बताया कि ईडी का यूज किस लिए कर रहे हैं लोग। ठीक है शरद जी, हालांकि उस सवाल पर आपने जवाब नहीं दिया कि ईडी की जरूरत क्यों नहीं है। ये अचानक सवाल क्यों और किस परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने उठाया? मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार जो बिंदु आपने उठाया उस पर शरद जी का जवाब सुनते हैं। बोलिए शरद जी। हाँ जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही है, जो भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है या नहीं किया है, और ज्वाइन करने के बाद भी किसी का केस वापस नहीं लिया गया है। वो अपना केस लड़ रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट में लड़ रहे हैं, चाहे वो अजीत पवार को तो आपने करप्टेड बोला था। नहीं, अजीत पवार को तो आपने करप्टेड प्रधानमंत्री जी ने बोला था। नहीं बोलता हूँ, जवाब सुन लीजिए, ऑडियो ब्रेक हो जाता है दोनों का ही। और दूसरी चीज ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनके ऊपर केस फाइल हुआ था, उसमें वो 2 बार उनकी पेशी हो चुकी कलकत्ता में, किसी का केस वापस नहीं लिया गया है। ये जो समाजवादी पार्टी है, इसका क्या आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, ये सबको जग जाहिर है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। जिन पे चार्जेस लगे हो करप्शन के, वो भारतीय जनता पार्टी में है। केस लड़े थे, हमने कभी कोर्ट का घेराव नहीं किया, हमने ईडी का घेराव नहीं किया, हमने सीबीआई का घेराव नहीं किया। माननीय मोदी जी स्वयं गए थे सीबीआई के दफ्तर अहमदाबाद में, उनके साथ कोई कार्यकर्ता, कोई जुलूस, कोई घेराव, कोई दंगा पथराव नहीं हुआ था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसी ईडी, उसी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को फेस किया और उसके बाद वहां से बरी होकर निकले। ठीक है, इस बीच में सत्येंद्र सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर हैं ईडी के। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और सवाल सीधा आपसे यही कि केस चाहे सेंटर में फिलहाल जो भी हो, नेशनल हेराल्ड के इर्द गिर्द ये पूरी बहस चल रही है, और जब से चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आया, हालांकि सैम पित्रोदा भी उसमें है, तो उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी के दफ्तर को घेर रहे हैं। लेकिन इस बीच तमाम राजनीतिक बयानों के बीच एक सवाल यह भी आया है कि देश में ईडी की जरूरत ही क्या थी, जब एजेंसीज के अपने इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हैं जो इस तरह के केसेस को डील करते हैं। तो मुझे बताइए इस पर आपका क्या कहना है, और ईडी की जरूरत, उसकी भूमिका, और आज जिस हिसाब से मामले हो रहे हैं, तो क्या पूर्व व्यवस्था सही थी ईडी से पहले या ईडी के बाद? क्या फर्क है इसमें?
आपको और सभी मेरे को पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ईडी जिसको आप कह रहे हैं वो आज भी बनी है। ईडी की शुरुआत कहाँ से होती है? 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आता है, संसद में आता है, क्योंकि तब फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी थी देश में, उसके लिए एक्ट आया। ये चलता रहा। सन 2000 में जाके ये चेंज हुआ कि नहीं, अब फॉरेन एक्सचेंज की बहुत बहुतायत हो गई है, तो इसलिए क्रिमिनल लॉ की जरूरत नहीं है, तो उसको एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। ईडी उसको एनफोर्स कर रही थी। उसके बाद ये जो पीएमएलए एक्ट आया है, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत आया है, ये किसी ने बनाया नहीं है। ईडी वही थी, लेकिन ये जो पीएमएलए कानून है वो ईडी को संसद ने दिया इंप्लीमेंट करने के लिए। तो व्यवस्था में कोई फर्क नहीं आया। अभी जितना हल्ला गुल्ला हो रहा है वो सब पीएमएलए के लिए हो रहा है। पीएमएलए के जो केसेज हैं वो भी सिर्फ इस कौन से केसेज में जहाँ पॉलिटिकल इश्यूज है, बाकी कोई नहीं बोल रहा है, कहीं नहीं बोल रहा है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट के खिलाफ एक्शन हो रहा है और लोगों के खिलाफ हो रहा है, लेकिन तो व्यवस्था जो है हमारी संसद ने बनाई है। संसद जो है विधायी है। तो आपके हमारे भारतीय लोकतंत्र डेमोक्रेसी के 3 पिलर थे, संसद है, न्यायपालिका है। आप ये सोचिए कि संसद ने बनाया तो इसमें व्यवस्था में कहाँ सवाल खड़ा हो गया? क्या किसी एक पार्टी के या किसी कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने से पूरी संस्था के ऊपर ही सवाल उठा दिया जाएगा? तो क्या कोई मैकेनिज्म नहीं रहेगा हमारे देश में जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत है? ठीक है, तो क्या ईडी की जगह किसी और को दे दिया, ईडी का नाम बदल दे, क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो सवाल ही बड़ा था, मतलब अप्रासंगिक है। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, लेकिन इस बीच एक सवाल यह भी है कि आखिर ईडी को जब बनाया गया और वर्तमान समय में इसकी भूमिका को लेकर बहुत सारे ऐतराज भी जताए गए, उसको घेरा गया, उसको कहा गया कि भाई टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है एक पार्टी या सरकार, उसका बहुत तरह के आरोप भी ईडी पर लगे। आगे मैं आपके पास लौटूंगी और जानूंगी कि क्या वजह है कि ये इस तरह के पॉलिटिकल आरोपों में घिर गई, या क्या उनको सिर्फ पॉलिटिकल आरोप कहा जा सकता है। सुधा मिश्रा जी भी हमारे बीच में है, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा जी, अब बीजेपी कह रही है कि लूट मचाने का अधिकार चाहते हैं, और आप लोग जिस तरीके से ईडी का दफ्तर घेर रहे हैं या जिला मुख्यालय घेर रहे हैं, उस पर बीजेपी का यह कहना है कि जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी तक इन्वेस्टिगेशन फेस की है, लेकिन कभी ईडी का दफ्तर घेरा नहीं जाकर किसी कार्यकर्ता ने। सुधा जी, आपकी आवाज म्यूट है शायद आप ही की तरफ से, उसको अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, चलिए लौटेंगे, फिलहाल आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, लेकिन शरद त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं। शरद जी, आखिर ईडी को खत्म करने की जो बात है, या जो ईडी के रेलेवेंस या इररेलेवेंस को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, वैसे तो हमारे साथ पूर्व डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी, किस तरह इंटरनेशनल मामले हैंडल करने के लिए, बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के लिए, लेकिन आरोप भी सरकार पर और बीजेपी पर लगा कि भाई इसका तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर चुनावों में हमने देखा। और यही आरोप अब कांग्रेस पार्टी लगा रही है जब से चार्जशीट में नाम आया राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। देखिए, पिछले 30 साल में जितने भी केस इस तरह के फाइल हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। और ये भी जो केस एजीएल के अगेंस्ट फाइल हुआ है और जिसमें राज परिवार जुड़ा हुआ है, वो केस भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से 1 साल पहले 2013 अक्टूबर में शायद ये फाइल किया गया था केस। कनिमोरी जी पे जो केस फाइल हुआ था वो कांग्रेस के समय में हुआ था। जो सुरेश कलमाडी पे केस फाइल हुआ था वो कांग्रेस के समय में हुआ था। लालू जी के ऊपर केस फाइल हुआ जिसमें वो जेल गए थे, उनको सजा भी मिली, वो कांग्रेस के अंडर में फाइल हुआ था। माननीय मुलायम सिंह जी ने 2007 में खुद कहा था कि कांग्रेस से जेल कराना चाहती है। और ये कांग्रेस पार्टी देखिए, जीप से लेके जीजाजी तक 48 में जीप इंपोर्ट का ऑर्डर हुआ था जिसमें 1500 जीपें आनी थी, जिसमें 100 जीपें आई थी जो वो भी पुरानी आई थी। उससे जीप से लेके जीजाजी तक जितने स्कैम हुए हैं, और इनको उजागर करने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पति परमेश्वर फिरोज गांधी जी ने खुद कहा था कि हरिदास मुंद्रा जो कांग्रेस को डोनेशन देते थे उनको बचाने के लिए एलआईसी के फंड को इस्तेमाल किया गया था। ये हमने नहीं कहा है, ये इनके विजय जी, क्योंकि अब सुधा जी भी जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन विजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे।
देखिए, शरद त्रिवेदी जी कितने आराम से बैठ के देश के प्रतिष्ठित चैनल पर झूठ बोल जाते। जैसे मैंने बताया, बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, 2019 में अजीत पवार पे केस रजिस्टर्ड हुआ, 2021 में 65 करोड़ की उनकी संपत्ति अटैच करी ईडी ने। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और ज्वाइन करने के बाद ही चार्जशीट में फाइनली उनका नाम ही नहीं आया। नाम कैसे गायब हो गया? मतलब सब कुछ चल रहा है, एक्यूज्ड बना रखा है, सारी चीजें चल रही है, और बीजेपी से जैसी बात चल रही है, गठबंधन हो रहे हैं, तो उनका नाम ही गायब हो गया। मतलब देश को इतना गुमराह तो मत करो। वो सही बात है, वॉशिंग मशीन कहां से लाए हो हम नहीं जानते, कि सारे करप्टेड उसमें से निकलते हैं और उधर बिल्कुल साफ होके निकलते हैं। मैंने बताया ना, 25 में से 23 जो करप्टेड वाले थे नेता, उनके केस वापस हो चुके। वही कुल मिलाकर कि आप पॉलिटिकल इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी। सुधा जी हमारे बीच में आरोप नहीं, आरोप नहीं है ये आस्था जी, ये सच्चाई है। ठीक है, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे बीच में है। सुधा जी, बीजेपी की तरफ से ये दलील आई है कि ईडी की इंक्वायरी हो, इसको तो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री और वर्तमान में देश के गृहमंत्री तक ने फेस किया है जब मामला चला, लेकिन किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता ने दफ्तर का घेराव नहीं किया। आस्था जी, तो इस बात पे मान लिया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी जो कुछ कहते हैं वो सब सच है। और अगर मैं उन बातों की सच्चाई पे आऊंगी तो आपको मिलेगा कि जितनी भी बातें हमारे गृहमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंचों से कही है, सब उन्होंने बाद में जुमलों में तब्दील कर दिया है। तो इस बात को किस कैटेगरी में रखना बता दीजिएगा, तब उस प्रश्न का उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर लगे हुए सारे केसों को कैसे हटा दिया, ये पूरी दुनिया जानती है। अब मसला इस बात का आता है कि क्या भाजपा जब खुद ही सच नहीं बोलती है, तो उसके इस बात पे कि हम नहीं करते हैं ये कर रहे हैं, इस बात में कितना दम है, इसको क्या माना जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप बताइए 22 ऐसे नेताओं का नाम मैं अभी एक सुर में ले लूं आपके सामने, जिसमें से 22 में नेताओं में से 20 के ऊपर कार्रवाई बंद हो गई और ये 2 पे चल रही है, और वो 20 नेता कौन से हैं, क्या नाम लेने की मुझे जरूरत है? आखिर ऐसा क्या होता है कि इस देश में आरोप ही लगाते हैं, यही कहते हैं कि ये लोग बहुत बड़े घपलेबाज, घोटालेबाज, न जाने क्या क्या है, और जैसे ही वो व्यक्ति किसी और पार्टी से इनकी पार्टी में पहुंचता है, उसके सारे दाग धुल जाते हैं। आस्था जी, बड़ा प्रश्न है कि अगर ये सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है, अगर देश संविधान से चल रहा है, अगर ये सच बोल रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वही लोग जो इनकी तरफ जाते हैं उन पे जांच रुक जाती है। ठीक है, ये दलील समाजवादी पार्टी ने भी दी है। उसने भी एक सवाल को पूछा है, लेकिन सुधा जी, आप तो कांग्रेस पार्टी से हैं। मेरा सीधा सवाल ये है, और जहां तक मेरा आकलन है, नहीं आपने सवाल उठाया कि दूसरी पार्टी को छोड़ के इनकी पार्टी में चले गए तो फिर क्या सब कुछ क्लीन हो गया, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि चार्जशीट के अंदर सोनिया गांधी का नाम आया, राहुल गांधी का नाम आया, सैम पित्रोदा का नाम आया, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और ईडी का दफ्तर जाकर के घेर लिया। अब वो तो अपनी पार्टी का भी छोड़कर नहीं जाएंगे ना भाजपा में। ये कौन सी बात हुई? हमें प्रदर्शन करने की मनाही है क्या? नहीं, मनाही नहीं है, लेकिन आप लोग जांच में नाम आने भर से उस पर सवाल उठाने लगते हैं, एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन फेस ना करनी पड़े उस भावना से आपके प्रोटेस्ट होते हैं। अरे भाई, बिल्कुल दुर्भावना, दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन से प्रेरित होकर संस्थाएं सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं। नींद से अचानक जगती हैं और काम करने लगती हैं, फिर याद नहीं रहता है, फिर जगती हैं। 11 साल से सरकार है, अगर जांच करनी होती तो जांच होती। यहाँ पे 2G 3G कोयला जाने कितने नाम पे कौन कौन से आरोप दाखिल करने की कोशिश, और सब पे इन्हीं की सरकारों ने क्लीन चिट। अभी जीजा जी का नाम ले रहे थे, जरा पूछिए हरियाणा की सरकार ने क्या कहा उन्हीं जीजा जी पे। ये ऐसी सरकार के लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, झूठ पे रहते हैं, उन झूठे जुमलों पे ही सरकार चलाते हैं और एक कहते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं। ये लोग, ऐसे लोग, अगर नेहरू जी की संपत्ति को आप काउंट करेंगी, जिस संपत्ति पे ये लगा रहे हैं कि हमने संपत्ति का ये कर लिया, जरा पूछिए नेहरू जी ने 98% अपनी संपत्ति दान कर दी थी, कितनी वैल्यू थी उसकी? अरे कम से कम कहने के पहले, कुछ भी आरोपित करने के पहले उसकी तथ्यों की जांच कर लेना बहुत जरूरी है। जरा पूछिए हेराल्ड केस है क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? जवाब दीजिए शरद जी। एक बार पूछते हैं उनसे, फिर मैं सत्येंद्र सिंह जी का रुख करूंगी।